अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस 2, जो कि हमारे पास है MTS 631। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा टफ़ सब्जेक्ट है। इसकी समझ आना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसके हवाले से मैं आपको 2-3 हिंट दे दूँ कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसकी अगर आप MCQs की बात करें ना, तो MCQs के हवाले से इसकी आपने जो आपके पास एक तो होती है हर लेक्चर के बाद जो पोस्ट असेसमेंट होती है ना, तो आपने वो लाजमी करनी है। एक तो आपके पास पोस्ट असेसमेंट हो गई है। पोस्ट असेसमेंट के अलावा आपने पोस्ट असेसमेंट और दूसरी जो आपका थ्योरम्स होते हैं ना, थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स, ये दो चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ठीक है, तो आपके MCQs हो जाएंगे। तो अगर आप बात करें इसके जो होते हैं सब्जेक्टिव के लिए, इसकी जो एग्जांपल दी गई होती है ना, इन एग्जांपल्स को समझ के आप सॉल्व करें। जब इनको समझ के आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स आती हैं ना पेपर में, वो इस तरह की आती हैं कि सेम यही एग्जांपल कुछ आ जाती हैं, कुछ इनसे रिलेटेड आती हैं। तो आपने इनको समझ के सॉल्व करना है, ताकि कोई और भी एग्जांपल आए ना तो आप उसको ईजिली कर सकें। तो चलिए इसके लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये बुक के शुरू में कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं। तो इसके शुरू में के जो कंटेंट्स हैं, उसके बाद आगे इसकी चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है। तो रियल एनालिसिस 2 है ना ये, तो इसके लिए आपके पास बेस होनी चाहिए रियल एनालिसिस 1 की। अगर आपने रियल एनालिसिस 1 पढ़ी है तो आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो अगर आपने रियल एनालिसिस 1 नहीं पढ़ी हुई तो फिर इसकी समझना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये सारी उस पर बेस करती है। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं जो हम रियल एनालिसिस 1 से ही लेते हैं। तो इसलिए रियल एनालिसिस 1 जो है वो इसकी बेस है, क्योंकि रियल एनालिसिस 1 में हम सिंगल फंक्शन पढ़ते थे, यहाँ पर हम सीक्वेंस या सीरीज़ उनकी बात करेंगे, और सेम वही थ्योरम्स यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की एक डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे आप देखें, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ f(n)x converges for each x in some subset x of d, then f(n) define a limit function on S। तो अभी तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी कि ये क्या कह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस में कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, f(n)x उसने कहा है, और वो कन्वर्ज करती हैं x की तमाम उन वैल्यू के लिए जो सबसेट S में आ रही हैं, और S सबसेट है D का। D के एक सबसेट S के अंदर जितनी भी x की वैल्यू हैं उनके लिए f(n)(x) जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है, f(n) जो है वो उस सेट S जिसके अंदर वो कन्वर्ज कर रहा है उस पर एक लिमिट फंक्शन डिफाइन कर रहा है। तो ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो आगे एग्जांपल की मदद से मैं आपको इसको मज़ीद डिफ़ाइन करता हूँ। तो ये वाली एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 है, ये हमारे पास f(n)(x) हमारे पास है, ये हमारे पास आ गई है 1/n+x, और n हमें दिया गया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी कि n की वैल्यू आपके पास हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ गई ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, 1 से ग्रेटर जितनी वैल्यू रहेंगी वो आपके पास पॉजिटिव है, तो n आपके पास ये पॉजिटिव आ गया। सेकंड हमारे पास इसमें कौन सा वेरिएबल है, x। तो अब x की वैल्यू के लिए चेक करना है कि ये x की कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कन्वर्जेंस को याद रखना है। कन्वर्ज आपका कौन सा फंक्शन होता है जिस पे हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो वो हमारे पास 0 या कोई भी एक नंबर L आ जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाता है। तो अगर ये नंबर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डाइवर्ज कर जाता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो अगर इन दोनों के अलावा कुछ आ जाता है तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। तो सिंपल ये वाला कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। तो अब हमारे पास है जी, ये फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कब करेगा,
एक्स की अब वैल्यू देखनी है कि एक्स की कौन सी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें और ये फंक्शन कन्वर्ज करे। चले इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/n। तो n तो कोई भी नंबर है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है, तो जब n की कोई भी वैल्यू आप लिखें पॉजिटिव तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हम 2 लिख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 लिखेंगे तो n+2 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 लिखेंगे तो n+3, यानी कि कोई ना कोई नंबर आता जाएगा। यानी कि तमाम पॉजिटिव नंबर के लिए ये फंक्शन जो है ये हमारे पास डिफाइन हो रहा है, ये वाला फंक्शन। तो हम इसकी लिख सकते हैं, ये हमारे पास सबसेट जो है वो इसके लिए हमारे पास मान रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो ये डी जो हम सबसेट लिया था, ये वाला डी सब सेट लिया था, ये हमारे पास 0 से इन्फिनिटी मान रहा है। ये फंक्शन हमारे 0 से इन्फिनिटी की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला फंक्शन है। इस फंक्शन में अब थोड़ी सी चेंजिंग दी गई है। ये फंक्शन अब हमारे पास क्या था, वो फंक्शन हमारे पास था 1/n+x। तो अब इस फंक्शन में क्या दिया गया, इसमें ऊपर भी n दे दिया गया है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए अब हमने बताना है और n सेम वैसे ही ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है, r1 है। तो x की कोई भी आप वैल्यू पुट करते जाए ना, 0, 1, 2, 3 अप टू जैसे कोई वैल्यू पुट करते जाए तो आपके पास ये फंक्शन जो है ये आपके पास डिफाइंड फंक्शन है, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल के दरमियान ये जो फंक्शन है ये आपके पास डिफाइंड फंक्शन है। सेम इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल ये वाली आ गई है। इस एग्जांपल में देखें, अच्छा इस फंक्शन में n की वैल्यू आप 1 लिखें ना, n की वैल्यू जस्ट आप 1 कंसिडर करें तो ये हमारे पास 1/2 बन जाती है। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन को आप ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो आप जस्ट इस फंक्शन को आप कंसिडर करें। ठीक है, इस फंक्शन की में आप कोई भी x की वैल्यू लिखें, n की वैल्यू तो हम पता है 1 होगी, ये 1 से ग्रेटर देन होगी। x की वैल्यू देखनी है, अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ये वाली हमारे पास वैल्यू ये हमारे पास 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये हमारे पास इस पूरे फंक्शन का जवाब नेगेटिव में आएगा। और अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका नेगेटिव अगर हम करें तो हमारे पास इमेजिनरी आ जाता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू का आप अंडर रूट नहीं ले सकते और आपके पास रियल नंबर नहीं आता। ठीक है, वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाली आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास 1 से छोटी होनी चाहिए। ये 1 से छोटी कब होगी, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी और 1 प्लस कोई पॉजिटिव वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वैल्यू और अंडर रूट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास इस इंटरवल के दरमियान ये एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आपने गौर से समझनी है। तो रियल एनालिसिस 2 में आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज दैट एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, एफ एन आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ऑन सेट डी। ठीक है, एंड द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एफ एन एक्स कन्वर्ज फॉर ईच एक्स इन सम सबसेट एस ऑफ डी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि आपके पास एक बड़ा सेट है डी, उसके अंदर आपने एक छोटा सबसेट लेना है एस, और उस एक्स की तमाम वैल्यू के लिए आपके पास जो फंक्शन एफ एन है वो आपके पास कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास बड़ा फंक्शन आ गया, सेट आ गया। इस बड़े सेट के अंदर आपके पास ये वाला एक छोटा सेट ऐसा आ गया। इस एक्स की तमाम वैल्यू के लिए आपके पास ये जो फंक्शन है एफ एन ये आपके पास कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इस पूरे सेट के ऊपर कन्वर्ज नहीं कर रहा, लेकिन इस एफ के अंदर ये फंक्शन हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देन वी से दैट एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज एस टू लिमिट फंक्शन एफ।
तो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास पूरा सेट है ये वाला डी, इस डी के अंदर ये एफ एन जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, लेकिन इस डी के अंदर एक सब सेट हम एस लेते हैं, इस एस के तमाम एलिमेंट्स के लिए एफ एन आपके पास कन्वर्ज कर रहा है, तो हम कहेंगे एफ एन आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ये फंक्शन हमें दिए गया है जी, ये फंक्शन कैसे एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास है जब एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, उसके लिए ये जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, जब एक्स इक्वल 0 है तो हमारे पास 1 आता है, और एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो हमारे पास 0 आता है। ये हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन दिया गया है, ठीक है, ये फंक्शन की सारी डेफिनेशन है। तो ये जो फंक्शन एफ एन है ये हमारे पास, अब देखें इन्फिनिटी पे मैंने आपको पहले बताया, इन्फिनिटी अगर कोई भी फंक्शन की वैल्यू आ जाए तो आपके पास डाइवर्ज कर जाता है, तो इन्फिनिटी पे तो वो डाइवर्ज कर गया। अब वन के लिए देखें आपके पास एक नंबर आ गया ना, तो 1 पे इसने कन्वर्ज कर दिया, और 1 से छोटे एक्स से बड़े और 1 से छोटे के लिए आपके पास 0 आया, तो ये यहाँ पे भी इसने कन्वर्ज किया है, यानी इन दोनों वैल्यू के लिए इसने कन्वर्ज किया है और इस वैल्यू के लिए डिवर्ज किया है। तो हम लिख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये आपके पास 0 और 1 तक कन्वर्ज करेगा, ठीक है, 0 और 1 क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि 0 पे भी कन्वर्ज कर रहा है और 1 पे भी कन्वर्ज कर रहा है, क्लोज इंटरवल पे ये 0 1 पे कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन हो सकता है डिवर्ज करे। एक और फंक्शन है हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स पावर एन ई पावर माइनस एन एक्स। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लिया है, तो इसके डेरिवेटिव में क्या चीज़ किया है जी, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका डेरिवेटिव हमने कैसे लिया है। एक हमारे पास वैल्यू है एक्स की पावर एन और दूसरी वैल्यू हमारे पास है ई की पावर माइनस एन एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एन एक्स पावर एन माइनस 1 और साथ ई की पावर माइनस एन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ई की यहाँ पे एक्स की पावर एन ऐसे ही आ जाएगा, और इसका सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 और साथ ई की पावर माइनस एन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। तो यहाँ से हमने एन ई एक्स पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर आ गया 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके हमने ये वाली फॉर्म इसकी लिख ली है, ठीक है, ये वाली हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आ गई है। तो इसमें आप देखें अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारे पास 1 माइनस 1 ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो ये सारी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है कि ये 0 पे आपके पास जब x इक्वल 1 लिखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। टू 0 शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या बन रही है जब ई की पावर माइनस एन हो, ठीक है, एक्स इक्वल 1 के लिए, अदरवाइज ये फंक्शन आपके पास नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है ये ई की पावर माइनस एन से तो ई की पावर माइनस एन जो है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसकी बाकी सारी वैल्यू इससे छोटी वैल्यू होंगी। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई है ई की पावर माइनस एन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की मैंने आपके पास कि फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एफ एन आपके पास डिफाइंड है, ठीक है, ये सारी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ भी आपको बताया कि एफ एन आपके पास 0 होता है जब एक्स की वैल्यू आप 0 ले लें, तो जब लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 0 आपके पास 0 हो जाता है। जब एक्स आपके पास 0 ना हो तो वो आपके पास 2/mod x आ जाएगा। दैन इस एग्जांपल में आपके पास बताया कि ये आपके पास जो सीक्वेंस है ये आपके पास 0 और इन्फिनिटी में कन्वर्ज करता है। तो ये वाली एग्जांपल हम ऑलरेडी ऊपर करके आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 1.3। तो इस टॉपिक में आपको नॉर्म की डेफिनेशन दी गई है।
तो नाम आपके पास क्या होता है, नाम आपके पास ये चीज़ें होती है, ठीक है। यानी कि इसकी मैक्सिमम मार्ड लें और मार्ड की मैक्सिमम वैल्यू लें तो ये आपके पास नाम होता है, और इसको हम डबल इस लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट नाम की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह नाम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। शुरू में हम पढ़ते आए हैं मैथमेटिक्स में, और रियल एनालिसिस 1 में भी इनको बहुत तफसील से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप देखें जी और एच हमारे पास दो फंक्शन है, ये सेट एस के ऊपर डिफाइन है। तो जब इनको एडिशन करेंगे, तो जब इनका अलग-अलग मार्ड लेके ऐड करेंगे, तो ये इकट्ठे मार्ड लेने से अलग-अलग मार्ड की वैल्यू ये वो आपके पास ग्रेटर देन हो जाएगी। इस तरह अलग-अलग करके इनका प्रोडक्ट लें और इकट्ठा प्रोडक्ट लेने के बाद नाम लें, तो अलग-अलग प्रोडक्ट वाली आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर बड़ी वैल्यू होगी। इस तरह माइनस के लिए आपके पास जब माइनस करेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू को अलग-अलग नॉर्म लेके बाद में माइनस करें तो वो आपके पास छोटी वैल्यू बनेगी, बजाय इसके कि आप पहले उनका माइनस लेके बाद में नॉर्म लें। देन आपके पास है जी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अभी तक हमने पढ़ी थी ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं वो आपके पास थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या फ़र्क है कि पॉइंट वाइज में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि एक बड़े सेट के अंदर एक छोटा सब सेट लें और उसमें अगर वो फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहते थे कि आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या है कि उस पूरे बड़े सेट हमने जो लिया था उसके ऊपर ही वो फंक्शन जो कन्वर्ज करना चाहिए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो फंक्शन है ये आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस fn a function defined on a set S converge uniformly to limit function f on S, यानी कि उस पूरे सेट के ऊपर अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हम इसको कहेंगे ये आपके पास कन्वर्ज कर रहा है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn माइनस f नाम की शक्ल में इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। दस fn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f, तो fn जो है वो आपको f को कन्वर्ज करेगा सब सेट डी एस में, यहाँ पे सब सेट नहीं सेट है, सेट एस में फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन इंटीजर n सच दैट एफ एन माइनस एफ का नाम लेस देन आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन के लिए इफ़ आपके पास जो स्मॉल n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल n आ जाए। तो इस डेफिनेशन को आपने बहुत 2-3 दफ़ा आपने लिखना है ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में लाजमी आती है, ठीक है। आपके पास मिसिंग हो सकता है n ग्रेटर दैन और इक्वल टू n, लेस दैन एप्सिलॉन, ग्रेटर दैन एप्सिलॉन, ये कुछ चीज़ मिसिंग हो सकती है, लेकिन वो ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपके पास ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो बाकी यहाँ पे देखिए ये वाली जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें से बहुत ज़्यादा आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये थ्योरम में क्या कह रहा है जी, लेट एफ एन बी डिफाइंड ऑन सेट एस। एफ एन आपका जो फंक्शन है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो आपके पास सेट एस के ऊपर डिफाइंड है। तो फिर आपके पास नंबर 1 क्या चीज़ है, नंबर 1 चीज़ है कि अगर एफ एन आपके पास कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज, ठीक है। एफ एन अगर आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है एस को, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बिलोंग करेगा उस सेट एस से एन इंटीजर n, आपका जो कैपिटल n आएगा ना वो आपके पास हो सकता है एक्स भी डिपेंड करे और एप्सिलॉन भी डिपेंड करे, सच दैट ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास जो n है ना वो आपके पास भी डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर भी और x के ऊपर भी। तो आपका जो फंक्शन है वो आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। आपका जो फंक्शन है वो आपके पास यूनिफॉर्म भी कन्वर्जेंस करेगा इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड इंटीजर n, आपके पास जो n आएगा ना वो आपके पास अब जस्ट एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, अब x पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में आप डिफरेंस नोट करें तो यहाँ पे देखें आपका n जो है वो एप्सिलॉन और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखें आपका n जो है वो जस्ट एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आई बात समझ में? अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास ये जो कैपिटल N है ये अगर एप्सिलॉन और x दोनों पे डिपेंड करे तो आपके पास फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज।
अगर जस्ट एप्सिलॉन पे कन्वर्ज करे तो आपका जो फंक्शन है वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ठीक हो गई, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आगे ये वाला थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल से थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आपने लाजमी मायने में रखनी है। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है जी, इफ़ एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एस देन एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज। ठीक है, क्या चीज़ कह रहा है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो आपके पास जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली लाइन देखें नीचे वाली, द कन्वर्स इज़ फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एक फंक्शन है तो वो लाजमी नहीं है कि वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस करे। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो वो पॉइंट वाइज होगी, लेकिन पॉइंट वाइज है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। तो यहाँ तक आपके पास टॉपिक नंबर 1 से 5 तक कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो काइंडली नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।